हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 6 मई 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला मराठा रिजर्वेशन संबंधित, दूसरा है आईडीबीआई बैंक के बारे में। मराठा रिजर्वेशन, दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण को स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। और इसके साथ यह भी कहा कि जो मराठा आरक्षण दिया गया था वह क्या था, असंवैधानिक है और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में जो निर्णय दिया गया था कि 50% की सीमा तभी ब्रेक किया जाएगा, यानी कि तोड़ा जाएगा, जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मराठों के बारे में ऐसी कोई स्थिति नहीं मिली, जिस कारण से उन्होंने पूरे इस कानून को रद्द कर दिया। इससे संबंधित मैंने 10 मार्च 2021 को एक वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखिएगा। मराठा आरक्षण के बारे में बात करें, मराठों को जो आरक्षण दिया गया था कौन सी स्थिति में दी गई थी उसके बारे में, तो ये बात है 9 अगस्त 2016 को, जब महाराष्ट्र का एक ज़िला है अहमदनगर, वहाँ का कोपारडी एक गांव है, वहाँ के एक 15 वर्षीय लड़की की रेप और मर्डर कर दिया गया था। इसी के विरोध में मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया। ये जो रेप वाला मामला है, इसी के बैनर तले कई सारे मराठी जो है अपने आंदोलन को भी तीव्र कर दिए, यानी कि आरक्षण के मामले को, और जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने गए। और प्रत्येक रैली के अंत में ये क्या करते थे कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक 10 पॉइंट का एक चार्टर नोट दिया करते थे, और उसमें अधिकांश मांग क्या होता था, अपने आरक्षण से संबंधित। इसके बाद कई सारे मामले ऐसे भी देखे गए, सुसाइड के मामले यहाँ पर रिपोर्ट किए गए, और इनका एक ही मांग था कि उन्हें किसी प्रकार से बस मिले तो क्या, आरक्षण। और इनका नारा था, एक मराठा लाख मराठा। यहाँ देखिए, और इस प्रकार से झंडे आप देख सकते हैं, एक मराठा लाख मराठा। इसके बाद उस समय जो थी सरकार बीजेपी और शिवसेना की थी, तो यहाँ पर उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, देवेंद्र फडणवीस। उनके द्वारा 11 सदस्यीय एक कमीशन का गठन किया गया, जिसके हेड बनाए गए थे जस्टिस NG गायकवाड़। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, किस आधार पर, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के आधार पर। यहाँ पे देखिए, लेकिन इन्होंने आरक्षण की तो सिफारिश की, लेकिन कितना कोटा यानी कितना % दिया जाना चाहिए, यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। इसके बाद नवंबर 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया और मराठों को आरक्षण भी दिया गया, जिसे असेंबली यानी कि दोनों सदन यानी कि असेंबली और काउंसिल दोनों जगह से इसे पारित भी कर दिया गया। इसको कांग्रेस और NCP का समर्थन भी मिला था। लेकिन इसके बाद PIL एक दर्ज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, किसके विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध, यानी कि जो आरक्षण दिया गया था उसके विरुद्ध एक PIL दर्ज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहाँ देखिए, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है आरक्षण के मामले को तो बरकरार रखी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिया। दरअसल जो आरक्षण दिया गया था वो 16% दिया गया था, 16%, लेकिन इसे कम करके इन्होंने एजुकेशन के मामले में 12% कर दिया और जॉब के मामले में 13% कर दिया। यानी कि आरक्षण तो मराठियों को मिलेगी, लेकिन शिक्षा के मामले में 12% ना कि 16%, और जॉब के मामले में भी 13% ना कि 16%, यानी कि 4 इसमें और 3 इसमें कम कर दिया गया। इसके बाद ये जो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कई लोगों को यानी कि जो आरक्षण विरोधी थे उनको लगा कि ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया, और इसके विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि इन्होंने चीफ जस्टिस के पास यह मामला भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनको तो चले ठीक है, लेकिन अब जो है जब तक निर्णय पूरी तरह से नहीं आ जाता तक अब किसी भी नए लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक इस पर रोक लगा दी गई थी। और इसी संबंध में कल निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसे असंवैधानिक करार दिया गया। बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे मुद्दे उठाए गए इसे असंवैधानिक करार करने में, तो चलिए देखते हैं एक एक को। पहले हम बात करते हैं 1979 की। दरअसल 1979 में BP मंडल आयोग गठन किया गया था, जिसने SC ST जो उस समय थे उनको 22% आरक्षण था। इसके अलावा ये जो आयोग है इन्होंने क्या किया कि OBC को क्या किया, 27% का आरक्षण दिया गया। लेकिन यह काफ़ी समय तक ठंडे अवस्थे में रहा, जिसके बाद यह क्या हुआ कि 1992 में जब BP मंडल की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया कि इसे लागू कर दिया, और ये लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक प्रकार से बरकरार रखा, यानी कि 27% का जो आरक्षण है उसे बरकरार रखा।
और उस समय 9 जजों की बेंच थी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देख रही थी। तो इसमें दो मुद्दे को यहाँ पर यानी कि एक प्रकार से जजमेंट दिया गया था, दो जजमेंट। पहला कि ये जो आरक्षण दिया गया था उसका आधार है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन होना, और दूसरा है कि जो जब तक कोई सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक क्या हो 50% की सीमा यानी कि 50% से अपर नहीं होनी चाहिए। तो आरक्षण देखिए कितना है, 22% SC/ST को मिला हुआ है और 22.5% SC/ST को और 27% OBC को। टोटल कितने हो गए 49.5। अब ये 49.5 यानी कि 0.5 ही देने थे, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 16% बढ़ा दिया गया था। तो एक प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से क्या किया, सीमा को ब्रेक किया। दूसरा है इस संबंध में कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहा गया कि ये पिछड़े हैं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या को देखा जाए तो 32% जो है क्या है मराठी है, यानी कि महाराष्ट्र के जो मराठी है कितने 32% है। एक परसेंट ये अग्र जाति में आते हैं और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आर्गुमेंट को नहीं माना। उसने कहा कि यहाँ पर जो हम बैकवर्ड क्लासेस 85% है और ये 50% का लिमिट है, इसे तभी रीच करेंगे जब कोई सर्कमस्टांसेस बने। लेकिन 5 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को भी नहीं सुना और इन्होंने इसको रद्द कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो है एक प्रकार से फॉरवर्ड है, कौन मराठी यहाँ पे महाराष्ट्र में। इसके बाद 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को भी यहाँ पर देखा गया जो 2018 में पारित किया गया था। इसके तहत क्या किया गया कि नेशनल बैकवर्ड क्लास का जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके साथ ही एक और मुद्दा इसमें शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति को पावर दिया गया था नेशनल ये जो नोटिफाई करना था किसको, बैकवर्ड क्लासेस को। समझ गए, यानी कि ये जो अमेंडमेंट पारित किया था 2018 में 102वां संविधान संशोधन, इसके तहत दो शामिल किए गए थे मुद्दे कौन कौन से कि ये जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उसको राष्ट्रीय ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, और दूसरा है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि बैकवर्ड क्लासेस का जो चयन किया जा सके या नोटिफाई किया जा सके किसके द्वारा, तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कई राज्यों के द्वारा इस पर प्रश्न उठाया गया कि ये जो एक प्रकार से हमारे राज्य का अधिकार छीना जा रहा है कि हम कैसे इसे नोटिफाई कर सकें किसी को OBC के। तो यहाँ पर के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा तर्क दिया गया कि हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें केंद्र सरकार का जो नोटिफाई है यानी कि कौन से है बैकवर्ड लोग हैं उन्हीं को चयन किया जाएगा। हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य में जो भी मतलब पिछड़े हैं उनका वो अलग से कर सकती है, लिस्टेड कर सकती है और राज्य की नौकरी में उन्हें आरक्षण दे सकती है, लेकिन केंद्र में यह नियम लागू नहीं होगा। केंद्र के लिए अपना है जिसे राष्ट्रपति यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। इसके बाद बात करें इसके प्रभाव की, तो इसका प्रभाव काफ़ी पड़ सकता है क्योंकि मराठा जो है महाराष्ट्र में 32% है और इसका राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी दबाव होता है और जिस कारण से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक और न्यूज़ था द हिंदू में, यहाँ पर सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई SEBC, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिकार की वो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का चयन कर सकती है, लिस्टेड कर सकती है कि कौन इसमें शामिल हो सकता है। इसके लिए आर्टिकल भी है 342A, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है IDBI बैंक के बारे में। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने निर्णय लिया कि जो IDBI बैंक है उसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और इसका जो मैनेजमेंट है उसको ट्रांसफ़र करने की अनुमति दे दी गई है। ये जो 4 मई 2021 को हमने सारे ये जो कैबिनेट कमेटी होते हैं 8, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, इसको भी आप जरूर देखिएगा इसमें। तो बात करें IDBI के बारे में, तो ये जो अभी है इसमें अधिकार किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC। इसके जो शेयर है 94% है, यानी कि अभी 100 में 94% इन दोनों का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC का। और इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका है, LIC का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.48% है जबकि LIC का 49.24% शेयर है। इस प्रकार से देखें तो LIC क्या है, इसका अभी प्रमोटर है IDBI बैंक का और इसका मैनेजमेंट कंट्रोल भी है, जबकि को प्रमोटर भारत सरकार है। बात करें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि 51% शेयर जो होता है सरकार खुद रखती है और उसके बाद अन्य जो 49% है उसे प्राइवेट क्षेत्र को दे सकती है। दूसरा है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि
सरकार थोड़े बहुत शेयर अपने पास रखती है और बाकी शेयर निजी क्षेत्र को दे देती है। और एक होता है कंप्लीट है तो यानी कि पूरी तरह से निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है। बात करें इसकी आईडीबीआई की, तो इसे बनाया गया था 1962 में। इससे संबंधित आपको अगर प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू को सॉल्व करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।